अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो गए हैं। उनकी सांसदी टर्मिनेट कर दी गई है। उनको लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया है। राहुल गांधी अपनी सदस्यता खो चुके हैं संसद की। अब वो सांसद नहीं है, पूर्व सांसद। राहुल गांधी को कल सजा हुई थी और हमने ये खतरा बताया था कि उनकी सदस्यता जा सकती है, क्योंकि स्पीकर के पास ये अधिकार सुरक्षित है। सजा भले ही 30 दिन के लिए मुअत्तल हो गई हो, लेकिन आदेश वो प्रभावी है। राहुल गांधी को सजा होने से पूरे देश भर के राजनीतिक गलियारों में आज हाहाकार मचा हुआ है और कांग्रेस इसको मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतर गई है। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आज इस देश की राजनीति में हुआ कि कल जब राहुल गांधी को सजा सुनाई गई, सजा 30 दिन के लिए मुअत्तल हुई, लेकिन आज भारत की लोकसभा में स्पीकर ने निर्णय लेते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया। राहुल गांधी अब वायनाड केरल से सांसद नहीं है, उनकी सदस्यता चली गई है। मानहानि के एक मामले में उनको 2 साल की सजा और आज उनकी बर्खास्तगी। राहुल गांधी ने कहा है कि वो भारत की आवाज़ हैं, लड़ते रहेंगे अंतिम दम तक। कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना दिया और सबसे बड़ी बात कि जो विपक्ष कांग्रेस से दूरी बनाए हुए था, कांग्रेस से किनारा किए हुए था, वो सारा विपक्ष आज राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है। केजरीवाल जैसे नेता और चीफ मिनिस्टर अपनी विधानसभा के भीतर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को लेकर बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे, गंभीर बातें कह रहे हैं और वो सब कुछ कह रहे हैं जो शायद कांग्रेस के नेता भी कहने से हिचकते हैं। केसीआर हों या फिर ममता बनर्जी हों या अखिलेश यादव हों, ये सब राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मानहानि का मामला है, राहुल गांधी ने जो किया है वही भुगता है और उनको भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अदालती कार्रवाई पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बीजेपी ने एक अदालत की कार्रवाई का स्वागत किया है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म। क्या राहुल गांधी किसी राजनीतिक बदले का शिकार हुए हैं या राहुल गांधी ने वाकई में कुछ ऐसा बोल दिया जो कानूनी रूप से गलत था और उनको इसकी सजा मिली? क्या है ये पूरा मामला? बहनों भाइयों, मैं चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण पर आप पहले आज दिन भर आए स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आपके साथ आगे बढ़ाने वाले हैं। सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, ये उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये उनको लगता था, क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सत्ता नहीं बचेगी। लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद हैं, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, मनीष सिंघवी बहुत ही जाने माने विश्लेषक, ब्रजेश शुक्ला उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल होने के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, स्वागत आपका। आज राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, उनकी अब वो लोकसभा के सदस्य नहीं हैं। अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प शेष बचते हैं? बीजेपी ये कह रही कि राहुल गांधी ने जो कहा वही भुगता है। देखिए ब्रजेश जी, पहली बात, राहुल गांधी ने किसी भी कम्युनिटी को गाली नहीं दी, किसी समाज का अपमान नहीं किया। पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने राहुल गांधी जी के बयान को गलत ढंग से प्रस्तुत करते हुए केस दर्ज कराया, वो भी गुजरात में। उस केस का फैसला हो गया, उस पर सज़ा दे दी गई उनको 2 साल की। 2 साल की सज़ा देने के बाद ये कानून का प्राविधान है कि लोकसभा की सदस्यता या विधानसभा की सदस्यता चली जाती है। लेकिन
सवाल अदालत के फैसले का नहीं है, सवाल दो हैं। पहला कि राहुल गांधी जी ने इस तरह का कोई बयान ही नहीं दिया, तो पॉलिटिकल वेंडेटा को आधार बना करके और उसकी नीयत से एक केस दर्ज कराया जिसमें उल्टी सीधी शिकायतें की गईं। जी। दूसरा सवाल ये है कि अदालत ने जब फैसला दिया तो अदालत ने अपील करने की एक अवधि मुकर्रर की, उस अवधि को पूरा होने का इंतज़ार नहीं किया इन्होंने, और 24 घंटे भी नहीं बीते इन्होंने तड़ से लोकसभा प्रशासन, लोकसभा सचिवालय से चिट्ठी जारी करा दी, आदेश जारी करा दिया कि राहुल गांधी की सदस्यता खारिज हो गई। तो इतनी जल्दी क्या थी? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोगों की आवाज़ दबाना चाहती है, विपक्ष के लोगों को कुचलना चाहती है, विपक्ष के लोगों को रौंदना चाहती है, बुलडोज करना चाहती है। और ये झटका और ये सदमा, ये नुकसान सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है। मैं बिल्कुल इसमें अरविंद केजरीवाल जी की बात से सहमत हूँ कि ये लड़ाई राहुल गांधी की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये विपक्ष को एक करने की लड़ाई नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो इस तानाशाही से लड़ना चाहता है, जो इस तानाशाह सरकार को हटाना चाहता है। मैं सुन रहा हूं, आप बोलें, कंटिन्यू। तो क्या अब आप कांग्रेस के पास विकल्प क्या शेष बचते हैं? आप क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया ब्रजेश जी कि हम क्या करेंगे। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म होने से राहुल गांधी खत्म नहीं हो जाएंगे, सियासत खत्म नहीं हो जाएगी, ये सफर खत्म नहीं हो जाएगा, ये संघर्ष खत्म नहीं होगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। जब कोई सहारा नहीं होता है तो जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं ब्रजेश जी। हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता की अदालत में जाकर के कहेंगे। कांग्रेस इतनी डिफेंसिव क्यों है आचार्य जी? मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैंने आज आपके सभी नेताओं का स्टेटमेंट सुना, कांग्रेस लीडरशिप डिफेंसिव है, जबकि वहीं अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए या दूसरे नेताओं को विपक्ष के, वो कहीं ज्यादा आक्रामक हैं। नहीं ब्रजेश जी, आक्रामक होने का मतलब तो ये नहीं कि हम लोग सड़क पे जो भाषा बीजेपी की है वो भाषा का इस्तेमाल करें। हम लोकतंत्र में रहते हैं, प्रजातंत्र में रहते हैं, और आपके इस चैनल पर, इस पैनल पर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कोई नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता मौजूद हों। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि इस देश में 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, 60 साल तक इस देश में कांग्रेस की सत्ता रही, क्या कभी कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने, किसी शीर्ष के नेता ने बीजेपी के नेता को गद्दार कहा? क्या किसी बीजेपी के नेता को मीर जाफर कहा गया? क्या किसी बीजेपी के नेता को देशद्रोही कहा गया? क्या बीजेपी के किसी नेता को हमने पाकिस्तानी कहा? और इन्होंने क्या कहा? सत्ता के अहंकार में चूर होकर के इन्होंने क्या कहा कि जो कांग्रेस में है वो देशद्रोही है। आपके सबसे बड़े लीडर की सजा भी हो गई, सदस्यता भी चली गई, तमाम इल्जामात भी चस्पा कर दिए गए, लेकिन कांग्रेसियों में वो रिएक्शन मुझे दिखा नहीं आचार्य जी। या तो पार्टी बहुत कमजोर है या फिर नैतिक बल आपका कम हो गया है। ब्रजेश जी, ये सवाल आपका अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन सुबह राहुल गांधी जी की सदस्यता खारिज की गई है। सवाल अब यह है कि पानी सर से ऊपर गुजर गया है, तो कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के किसी किसी राज्य में संगठन उतने मजबूत सर, नहीं है, आपने पहले कहा घुटने तक पानी है, फिर कहा कमर तक है, फिर कहा छाती तक, अब सर के ऊपर। अब इसके बाद क्या बचता है आपके पास? इसके बावजूद आप लोग अब डिफेंसिव खेल रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल डिफेंसिव नहीं है, हम बिल्कुल डिफेंसिव नहीं है। तो बताइए कांग्रेस का क्या प्लान है? कांग्रेस पॉलिटिकली इस मामले पे क्या संघर्ष करने जा रही है? 27 तारीख को पूरे देश के अंदर आंदोलन की शुरुआत होगी, और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, शहर, डगर, नगर, हर जगह आंदोलन होगा। और इसलिए आंदोलन नहीं होगा कि राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस हो जाए। राहुल गांधी जी की सदस्यता खारिज हो चुकी है, अदालत का फैसला अदालत जाने, अदालत के फैसले को चैलेंज किया जाएगा, लेकिन अब लड़ाई सड़क पे होगी। और मैं सर, आज कांग्रेस ऐसी स्थिति में आ गई कि अब आपको अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के पीछे खड़े होना पड़ रहा है सर। एग्रेशन वहां है सर, आपके यहाँ एक बयान नहीं है। नहीं, अरविंद केजरीवाल नहीं ब्रजेश जी, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। लीगल खेल रहे हैं सर पीछे। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के नहीं, अरविंद केजरीवाल सर, आप केजरीवाल के पीछे खड़े हैं सर। आपने तो अपने बयान की शुरुआत ही केजरीवाल का आड़ लेके किया ना आचार्य जी। बुरा न माने, मैं आपका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। नहीं ब्रजेश जी, मैं जवाब दूं प्लीज। अगर कोई
विरोधी भी सही बात कहता है उसका समर्थन किया जाना चाहिए, उसको पीछा खड़ा रहना नहीं कहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी ये महसूस करते हैं कि इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए हम सबको एक होना चाहिए, तो कौन सी बुरी बात है सर? तो कौन सा ये गुनाह है? तो ये मान लो ना कि आप सबको इकट्ठा करके तब आप लड़ पाओगे, अकेले नहीं लड़ पा रहे हो आप। नहीं, ये हम तो अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे कहने से बयान थोड़ी दिया है, अखिलेश यादव जी ने तो हमारे सर कहने अब से क्या बयान बचा थोड़ी आपके दिया है। पास? आप हर वो व्यक्ति जो इस देश एक्शन में प्लान ही नहीं, सिर्फ मीटिंग 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 चल इस रही, सब कुछ तो हो गया सर। पहले कहा ये करके दिखाओ, बीजेपी ने ये कर इस दिया, दे- फिर कहा अच्छा देखो वहां तक हाथ न लगाना, वहां तक लगा दिया, फिर कहा ये चीज तो छूना मत, उन्होंने वो पकड़ के मरोड़ भी दिया सर। अभी भी आप सर, अब क्या अरे कहूं साहब, सर आप? अरे साहब, बीजेपी जो है, सर, आओ बीजेपी को सड़क पे 10 निपटो साल सर। सत्ता में पूरे होने को हैं। नहीं, अब सड़क पे निपटने का मतलब ये थोड़ी है कि बीजेपी की तरह हम लोग इनका सिर फोड़ने को तैयार हो जाएं। राजनीति सर, में, निपटने जमहूरियत का में, मतलब कोई मैं डेमोक्रेसी के मारपीट नहीं अंदर कह रहा हूं। जनता से ही, मैं आपको जनता बड़ा से सम्मान समर्थन, करता हूं। नहीं, जनता से समर्थन। लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए सर, या केजरीवाल के पीछे खड़े हो जाइए सर। नहीं नहीं नहीं, केजरीवाल जी के पीछे कांग्रेस नहीं खड़ी है, ना कांग्रेस के पीछे केजरीवाल खड़े, साफ कर देना चाहता हूं। लेकिन इस लड़ाई में हम सब एक होंगे और हम एक हो जाएंगे, तो कोई गुनाह नहीं है। तो करने क्या वाले हैं आप लोग? अब ये तो फैसला सबसे मिल के बात होगी 27 तारीख को। इस मैं देख रहा हूं आज शुरुआत होगी, कांग्रेसियों में आंदोलन की जबरदस्त शुरुआत हो मायूसी चुकी है आचार्य जी, क्योंकि उस तरह लड़ भी नहीं पा रहे हैं और उस तरह लीगली भी नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं, और राजनीतिक लड़ाई तो अभी हमें सड़क पे दिखी नहीं, सिवाय चंद गिरफ्तारियों के जो कांग्रेस में माले वेन्यू के दफ्तर के बाहर होती हैं। मेरी बात आज थोड़ी कड़वी बुरी लग रही होगी, लेकिन सर अगर डायग्नोसिस हुआ है और आपको कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है, दवाई खानी चाहिए आपको। देखिए, लड़ाई की तरह लड़ी जाएगी और लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगी। ब्रजेश जी, आप यकीन करिए, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी से हम क्यों नहीं लड़ाई लड़ेंगे? पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हम लड़ाई लड़ेंगे। सर वो सड़क लोग पे भी लड़ेंगे, और गांव थे में जो लड़ेंगे, अंग्रेजों गली से मोहल्लों लड़के में गए लड़ेंगे, हैं हम सर। लड़ेंगे, वो लोग और थे सर। हम लड़ेंगे। नहीं, कहाँ वो लड़ रहे लोग हैं और सर? नहीं थे, परिस्थितियां आप नया कहाँ आविष्कार लड़ेंगे पैदा सर? थोड़ा करती है। बताएं ना, वही ब्रजेश तो जी, पूछ आप रहा हूं। देखेंगे, ब्रजेश जी, आचार्य जी, बहुत सम्मान से उत्तर पूछ रहा हूं, प्रदेश में बताओ भी ना, लड़ाई कब लड़ोगे? होगी। नहीं, समय आ गया है और शंखनाद हो रहा है, वो सुनाई देगा, उसकी गर्जना सुनाई देगी। बीजेपी भी सुनेगी, पूरा देश सुनेगा। आचार्य जी, समय का सिद्धांत समझिए, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, मैं तो सिर्फ आपसे कह रहा हूं, इशारे वाली बात है। समय का सिद्धांत समझिए सर। आप कहते हैं ये मत छूना, वही छू लेते हैं, फिर कहना यहां तक तो बिल्कुल मत आना, वो लांग जाते हैं। आप हर बार चेतावनी देके निकल जाते हैं। ब्रजेश जी, आज आपके सवालों का मैं इतना ही जवाब दूंगा कि पाप का घड़ा, बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है, ये फूटना सुनिश्चित है और ये फूटेगा। फोड़ेगा कौन सर? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परिस्थिति अपने आप जन्म देती हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। आज अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे कहने से समर्थन नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने महसूस किया है कि अब लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी की आचार्य जी, विरोध में इतना हम सबको एक डिफेंसिव होना तो मैंने चाहिए। आपको खुशी दुबे के मामले में भी नहीं देखा जितना आज आप हैं। नहीं, आप मुझे डिफेंसिव क्यों मान रहे हैं? मैं तो सच बयां कर रहा हूं, आज भी कर रहा हूं। राहुल, मैंने कहा सबसे पहले क्या कहा, राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने का मतलब यह नहीं कि राहुल गांधी खत्म हो गए। राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने का मतलब यह कतई नहीं है कि सियासत खत्म हो गई। राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने का मतलब यह कतई नहीं माना जा सकता कि हम लोग बैकफुट पे आ गए, हम इनसे डर गए। हम नहीं डरेंगे। जज्बे शौक के शहादत को क्या कीजिए, आज हमने हथेली पे सर ले लिया। कत्ल होने से अब हम डरें किस लिए, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, जितना जुल्म करना चाहें ये करें। सर, शेरो शायरी से अगर जितना जुल्म करेंगे राजनीतिक मसले उतनी ही निपटाए जाते ताकत से हम लोग इनका जवाब तो देंगे। शायर इस देश में प्रधानमंत्री होते सर। नहीं, शायरी करने से आप गलत दृष्टिकोण से देख रहे हैं मेरी बात को। शायरी करना मेरा यहाँ मोटिव नहीं है।
लेकिन अपने जज्बातों का इजहार करना, अपने आचार्य भावनाओं जी, की अभिव्यक्ति करना, शायरी इस तब देश पढ़ी में जाती है जब नारों ने हटने सरकारें बचने बदली के हैं। रास्ते इनकलाब तलाशे जाते जिंदाबाद हैं। भी एक नारा था। जब जवाब नहीं होता और ब्रजेश हटना जी, बचना बचने हो का तब रास्ता शायरी कोई से नहीं तलाश कर। कविता का सुनिए, इस्तेमाल सुनिए, किया सुनिए जाता है। ब्रजेश जी, सुनिए ब्रजेश जी, सुनिए ब्रजेश जी, सत्ता के मैं सिंहासन पर चुनौती बैठे देता हूं तमाम आपको अहंकारी, आचार्य जी, तानाशाही, चुनौती तमाम हो। आपको मैं चुनौती आपकी देता चुनौती हूं। स्वीकार करता हूं, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए तमाम अहंकारी ये हुक्मरान सुन लें कि 2024 में इनका तख्ता पलटना सुनिश्चित है। सुन लें कान खोल के। कहां सुन ये लें? जितना जुल्म करेंगे हम लोग उतना ही इनसे आचार्य जी, संघर्ष 2 करेंगे। मुकदमा होगा, हम आप लोग भी उतना बोलना इनके बंद कर खिलाफ दोगे। जंग की 2 जंग मुकदमा लड़ेंगे। होगा, बोलना बंद कर दोगे आप। मुकदमों से बोलना राहुल गांधी ने बंद नहीं किया, मुकदमों से बोलना इंदिरा गांधी ने बंद नहीं किया था, मुकदमों से बोलना कांग्रेस बंद नहीं करती। मुकदमों से जो डरता है वो सियासत से बाहर होता है। हम लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम लोग भगवान परशुराम के वंशज हैं, हम लोग सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह और महात्मा गांधी की संतान हैं। हम लोग मुकदमों से नहीं तो डरते। सर लड़के दिखाओ ना सर। जो मुकदमों से डरते सर, जो लड़के मुकदमों दिखाओ से ना डरते सर। हैं वो कोई और लोग होंगे। हाँ तो सर लड़के हम दिखाओ लड़ ना। रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, आपके चैनल पे भी लड़ रहे हैं, हम सड़क पे भी लड़ेंगे, हम गांव में भी लड़ेंगे, शहर में लड़ेंगे, दिल्ली में लड़ेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़ेंगे। कब लड़ोगे सर? हम लड़ेंगे। कब लड़ेंगे सर? लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, आप जरा दिव्य दृष्टि से देखिएगा। वही और मंगवाता ये हूं सर, पहल वो वाली बीजेपी ने दृष्टि की जो है। आप बता रहे हैं। आपने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता मौजूद हों तो वो जवाब दे दें, तो आलोक अवस्थी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के काफ़ी सीनियर लीडर हैं और प्रवक्ता भी हैं। आलोक जी, बहुत शुक्रिया आपका। आचार्य जी ने आपसे एक सवाल किया, उम्मीद है कि आपने सुन लिया होगा, आपका जवाब क्या है? देखिए ब्रजेश जी, आज एक फिल्म का एक डायलॉग याद आता है, खुश तो तुम बहुत हो गए आज। क्योंकि कांग्रेस के अंदर इतना अंतर्द्वंद चल रहा है कई वर्षों से राहुल गांधी जी के नेतृत्व को लेकर के। स्वयं आचार्य जी भी कई बार प्रियंका वाड्रा को अपना नेता बता चुके हैं। अब मैदान बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा होगा उनको। तो आज मैं देख रहा हूं कि पवन खेड़ा के मामले में कांग्रेस 15 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और रिलीफ ले आती है। राहुल गांधी जी को 24 घंटे पहले सजा कन्विक्ट कर दिया था कोर्ट ने, सजा आज सुनाई है, और ना कोई हाई कोर्ट गया है ना कोई सुप्रीम कोर्ट गया है। यानी कि अंदर से ही भीतरघात इनकी पार्टी के अंदर से हो रहा है। और दूसरी बात, श्रीमान राहुल गांधी जी को जो सजा मिली है वह कानून के तहत मिली है। और हाँ, निश्चित बात है। आप दिल्ली की खबरें आपके पास बहुत सारी ब्रजेश जी आती हैं, मेरे पास भी वहाँ की खबरें हैं। अंदर खाने बहुत भीतरघात हो रहा है और अंदर खाने बहुत ज़्यादा इनके यहाँ जो है षड्यंत्र हो रहा है लीडरशिप को लेकर के। वो अभी कुछ दिनों में सामने आएगा कि कांग्रेस का अंतर्द्वंद है। लेकिन राहुल गांधी जी एक सीरियल ऑफेंडर रहे हैं। इसके पहले भी राफेल को लेकर उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गलत कोर्ट किया था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको जाकर के उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी और मौखिक माफ़ी मानी नहीं कोर्ट ने, तो लिखित माफ़ी मांग करके कोर्ट से वो छुटकारा पाए थे। यहाँ पर जो है उन्होंने एक तेली समाज और बैकवर्ड समाज को जो गालियां दी थी, जो उनको जो ठहराया आचार्य जी रुकिएगा, आलोक जी बात के पास मौका था कि वो कोर्ट से माफी मांग लेते। और 4 वर्ष जो है उनको बीत गए इस केस को हुए 2019 को। ये पर अभी भी आप आचार्य प्रमोद कृष्णम के स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं कि 60 सालों के कार्यकाल में किस टॉप लीडर के आपकी सदस्यता खत्म की। जवाब देके दिखाइए, चुनौती आपको। अरे देखिए ब्रजेश जी, यह वह पार्टी है जिसने एक मुकदमा किया, पूरी इमरजेंसी लगा करके देश के सभी बड़े नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया था, सारे पत्रकारों पर जेल के अंदर डाल दिया था, पत्रकारों की सारी न्यूज के ऊपर बाइलाइंस पे जो है बिना दिखाए छपती नहीं थी। यह क्या बताएंगे जिन्होंने देश को एक काले अध्याय में डाल करके देश को छोड़ा था। और दूसरी बात यह है कि जो यह कानून बना है यह यूपीए काल में बना है और राहुल गांधी जी ने जो अध्यादेश फाड़ा था, कौन सा अध्यादेश फाड़ा था ये बता दें आचार्य जी। और सीरियल ऑफेंडर क्यों है? लगातार बिना तथ्यों के आरोप लगा करके झूठ बोलना श्रीमान राहुल गांधी जी को क्या शोभा देता है? ऐसी कौन सी जल्दी थी कि उनकी सदस्यता 24 घंटे के अंदर समाप्त कर दी गई? ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी? 2-4 दिन रुक जाते, 30 दिन रुक जाते। देखिए, इसमें कोई प्रावधान नहीं है रुकने का। ये पहले 3 महीने तक इसमें टाइम था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब एक मामले के अंदर ये कहा था कि जो कन्विक्शन के साथ ही साथ सदस्यता खत्म हो जाएगी। आपको पता है ब्रजेश जी, अभी यूपी के अंदर भी इसी तरीके से आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला खां की
24 घंटे के अंदर सदस्यता खत्म हुई है। जी, मैंने ये हमारी भी देखा पार्टी था कि के विक्रम विधायक सैनी की खतौली तक सदस्यता थे, 3 महीने जो बाद खत्म सैनी की साहब गई थे, थी। उनकी भी खत्म हुई है। 3 महीने बाद विक्रम सैनी की गई थी। हाँ, खत्म हुई है। तो 3 महीने जैसे ही सदस्यता आती है, लेकिन श्रीमान यह कानून देखिए, देश चलेगा संविधान से। देश राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की वजह से नहीं चल रहा है, देश चल रहा है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, और उस संविधान से जिसको लोकसभा ने पारित किया है, और उस लोकसभा के सदस्य श्रीमान राहुल गांधी जी भी थे, उनकी सरकार के समय पे ये कानून बना है। All right. तो अब अगर उसके आचार्य राहुल जी गांधी आपको जी कुछ हो रहे हैं जवाब जो देना चाहते हैं, बिना कुछ तथ्यों के बात आरोप फंस लगा गई रहे है हैं, उनके मन में। या पिछड़ों को नीचे दिखाने Thank का you. काम कर रहे हैं। ओके, बोलिए आचार्य जी, क्या उनसी बात बुरी लग गई इनकी? ब्रजेश जी, एक तो अवस्थी जी से मैं कहना चाहूँगा कि तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ, तुम ही गवाह हो, मेरा पक्का यकीन है मेरा कसूर निकलेगा। तो आज आपकी सत्ता है, आप जो मर्जी करिए। जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी जी के बयान की, राहुल गांधी जी ने किसी कम्युनिटी का अपमान नहीं किया। और जहाँ तक बयानों की बात है, बीजेपी के नेताओं के अगर बयानों की फहरिस्त निकाली जाए, आपके मेंबर पार्लियामेंट, आपके मिनिस्टर, आपके चीफ मिनिस्टर हैं, आपके तमाम प्रवक्ता रोज टेलीविजन पे बैठ के क्या तो सर सिर्फ डिबेट में बोल रहे हो ना, मुकदमा करते, मुकदमा चलाते, सजा कराते। सबसे बड़े हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री, वो क्या उन्होंने क्या क्या कहा है, हैं? 100 तो करोड़ क्यों की नहीं गर्लफ्रेंड, मुकदमा क्यों नहीं किया आचार्य जी? स्वीकार्य है। मुकदमा। जर्सी गाय सूपन खां, आचार्य जी एक तरफा बात हो रही, मुकदमा क्यों नहीं किया आपने? ये सब जनता देख रही है। आपने मुकदमा ये क्यों सब नहीं किया ठीक है, आचार्य जी? कांग्रेस पार्टी ने, हाँ, अगर इनके ऊपर मुकदमे होना तो कम से कम 1 लाख मुकदमे होंगे। तो करिए ना, कौन रोकता है? अगर आपको बात बुरी लगी है, आपके मान की हानि हुई है, जाइए। मुकदमा किसने रोका? ब्रजेश जी, बीजेपी का इलाज अदालत नहीं है। बीजेपी का इलाज 2024 का चुनाव है, और 2024 का चुनाव में जनता की अदालत में हम इन्हें परास्त करेंगे। बस, इनका इलाज अदालत नहीं है, इनका इलाज है जनता की अदालत। तो मुझे बताइए ना, जनता को कहां कन्विंस कर रहे हैं? कन्विंस करिए और बताइए कि कैसे हुआ। एक तो कार्यक्रम बताइए ना। इन्होंने जो लोकतंत्र को रौंदा है, इन्होंने जो लोकतंत्र का गला घोंटा है, इन्होंने जो लोकतंत्र के गला घोंटने की कोशिश की है, इन्होंने जो विपक्षी नेताओं को बदनाम और बर्बाद करने की कोशिश की है, उसका एकमात्र इलाज, आचार्य जी, केसीआर से लेकर ममता बनर्जी होते हुए, बिहार होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, दिल्ली और पंजाब तक अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, या तो जो सत्ता में है या अपोजिशन में है, वो लड़ रहे हैं बीजेपी से। कांग्रेस वो आक्रामकता और वो एग्रेशन के साथ लड़ाई नहीं लड़ रही। ये मेरा सवाल है आपसे। आपके टॉप लीडर्स तक उन्होंने हाथ डाल दिया, अब आप कह रहे हैं हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। देश की ब्रजेश जी, देश की आजादी के बाद 40-50 सालों तक बीजेपी कहीं नहीं थी। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी के नेताओं को गाली देते। सरकार में कौन आता है, कौन जाता है, इसका मतलब विपक्ष के नेताओं को हम बदनाम करेंगे, बर्बाद करेंगे, उनकी सदस्यता रद्द करेंगे, पॉलिटिकल वेंडेटा, रिवेंज लेंगे, दुश्मनी का भाव रखेंगे, तो लोकतंत्र खत्म होगा। या आप खुद सोच लीजिएगा। कांग्रेस अंदर से मायूस है। हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप मायूस हैं, इसलिए लड़ नहीं पा रहे हैं। मायूस हैं आप, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके भीतर? हम बिल्कुल मायूस नहीं है। हम इन्हें चुनौती देते हैं, हमारे जितने संसद सदस्य हैं सबकी सदस्यता रद्द करें, हमारे जितने राज्यसभा में सदस्य सबकी सदस्यता रद्द करें। तो इतना अगर प्रोटेस्ट है तो कांग्रेस के सभी लोकसभा सदस्य और सभी राज्यसभा सदस्य दिला दीजिए सबका इस्तीफा। आचार्य जी, चुनौती देता हूं आपको, कह के दिखाइए। अब मैं तो राज्यसभा में हूं नहीं, मैं तो लोकसभा में हूं नहीं, मैं होता तो जरूर इस्तीफा दे देता। ये फर्ज उनका है, ये हमारे संसद सदस्यों का फर्ज है। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं, जैसे क्या चाहते हैं कि सभी कांग्रेस के सांसद इस्तीफा दे दें? आप ऐसा चाहते हैं? नहीं, अगर सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे तो भी क्या पहाड़ टूट जाएगा? लड़ाई सड़क पे लड़नी है। जब राहुल गांधी का इस्तीफा हो गया, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई, तो बाकी सदस्य रह के क्या करेंगे? ओके, आप चाहते हैं कि सारे सांसद इस्तीफा दे दें। ये आज की बहुत बड़ी खबर है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम चाहते हैं कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य इस्तीफा दे दें। हाँ आलोक जी, 20 सेकंड केवल। आचार्य जी 20, आचार्य जी खबर चलाने जा रहा हूं, सोच लो, अगर कोई चेंज चाहते हो तो बता दो आप। 1 सेकंड आलोक जी, ये कुछ परिवर्तन चाहते हैं आचार्य जी। कई हाँ 1 सेकंड। मैंने जो कहा है वो एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत के लिए कहा है। और संसद की सदस्यता बड़े सौभाग्य से मिलती है, लेकिन अगर बेईमानी और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़नी जरूरी है तो संसद की सदस्यता को ठुकरा देना चाहिए। आप चाहते हैं कि कांग्रेस के सारे सांसद इस्तीफा दे दें? मेंबर पार्लियामेंट को आपको चुनौती देता हूं कि आप कहें, रिपीट करें अपनी बात।
आप रिपीट करिए। कांग्रेस पार्टी के सभी संसद सदस्यों को इस्तीफा दे देना चाहिए राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त होने के बाद में। जिस संसद में राहुल गांधी नहीं जाएगा, जिस संसद में राहुल गांधी नहीं जा सकते हैं, उसमें कांग्रेस के किसी और नेता को भी नहीं जाना चाहिए। लड़ाई वार पार की होनी चाहिए। कितना भी दबाव पड़े इस बयान से बदलेंगे नहीं। मैं कभी अपने बयानों को बदलता नहीं हूं ब्रजेश जी, इसलिए मेरा नाम आचार्य प्रमोद कृष्णम है। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक अवस्थी जी 20 सेकंड बोलिए। हाँ ब्रजेश जी, ब्रजेश जी पहली चीज यह कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। उनको सजा मिली है देश के संविधान से चलने वाली अदालत से, और अदालत जो है स्वतंत्र होती है, वो किसी सरकार के अधीन नहीं होती है। तो यह जो है भ्रम जो कांग्रेस फैला रही है, पहले उसको मैं चाहता हूँ जनता आपके द्वारा सुन ले। दूसरी बात, उन्होंने आचार्य जी ने कई कोट किए कि हमारी पार्टी के लोगों ने कुछ बातें कही हैं। मैं भी उनके राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी के कुछ कोट को जो है कहना चाहता हूं। जैसे राहुल जी ने कहा था कि चौकीदार चोर है। प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना हिटलर से श्रीमान राहुल गांधी जी ने 5 अगस्त 2022 को दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी है। सारे मोदी चोर हैं, यह बात उन्होंने कही है, जिसके आधार पर तमाम लोग जो है अदालत गए, उनको सजा हुई है। मोदी को 6 महीने में लोग डंडे से मारेंगे, यह श्रीमान राहुल गांधी जी का बयान है 6 फरवरी 2020 का। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को भोंपू और जेब कतरा तक कहा है। यह 15 अक्टूबर 2019 को जो है राहुल गांधी जी ने कहा है। और जवानों के खून की दलाली, यह श्रीमान राहुल गांधी जी की बात है। तो किस तरह की गंदी बात। और यहां सोनिया गांधी जी उनसे बढ़कर के चली गई, मौत का सौदागर। प्रधानमंत्री मोदी मौत का सौदागर है। क्या देश के गरीब का एक बेटा आज पिछड़ी जाति से आने वाला देश का प्रधानमंत्री है? सहन नहीं हो पा रहा है इनको। जो गरीबों के लिए कल्याण पे काम कर रहा है, जो देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, जो लगातार जो है देश के अंदर एक भी आतंकवाद की घटना को नहीं होने दे रहा है, यह उनकी आंखों में खटक रहा है। राजनीतिक लड़ाई हारने के बाद ये लोग गाली और गुत्ते पर उतर आए हैं। यह सड़क पर अराजकता करना चाहते हैं। और लीडरशिप की जहां तक की बात है, कांग्रेस की ऑफेंडर है, सीरियल ऑफेंडर है राहुल गांधी जी। उन्होंने देश का सम्मान कभी भी बचा के नहीं रखा। विदेशों में जाकर के भारत की निंदा करी है। सेना जब उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं ब्रजेश शुक्ला जी, राहुल गांधी को सजा और उनकी सदस्यता चली गई है। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में ब्रजेश जी इसका क्या इंपैक्ट है? सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। आज जो आप देख रहे हैं, पूरा विपक्ष जो उनके साथ खड़ा है, तुमको अपनी लड़ाई, कांग्रेस को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। विपक्ष तो अपना 2 दिन साथ रहेगा, 10 दिन साथ रहेगा, लेकिन उसके बाद वो अपनी, आप जानते हैं कि अब अगले लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, और उसके लेकर के G8 और तमाम इस तरह के वो हो रहे हैं। कई मुख्यमंत्री जो हैं वो एक तरफ एकजुट हो रहे हैं। तो ये लड़ाई अभी तो ठीक लग रही है, लेकिन इसके लिए लड़ना कांग्रेस को पड़ेगा। अब देखना है कांग्रेस उसको कैसे लड़ती है। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। अभी तो कांग्रेस तय नहीं कर पा रही ब्रजेश जी की यह लड़ाई लड़ी कैसी जाए। आपने देखा, मैंने हर तरह के सवाल पूछे आचार्य जी से। एक्चुअली पार्टी लीडरशिप में कंफ्यूजन है कि इस फाइट को बढ़ाया कैसे जाए। ब्रजेश जी, आपको एक घटना याद होगी कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी स्वयं आई थी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने दौरा किया, इतनी मेहनत मैंने देखी उनकी। मैं एक जर्नलिस्ट की तरह, आप भी देख रहे थे कि जब किसान आंदोलन और किसानों को जब मारा गया था, तो वो रात के अंधेरे में गई थी। उनको योगी सरकार ने 6 दिन जेल में रखा सीतापुर, आप याद कीजिए। और तमाम आया रणनीति बनी कि अब ये जो है बिल्कुल सारा माहौल बदल देगा। प्रियंका गांधी अपने कमरे में झाड़ू लगा रही हैं, आपको वो फोटो याद होगी। लेकिन लड़ाई हमेशा एक रणनीति के तहत लड़ी जाती है। फिलहाल तो रणनीति दिख नहीं रही है ब्रजेश जी। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस किस रणनीति से लड़ेगी? आप विपक्षियों के सहारे नहीं लड़ सकते। विपक्षी आप देखिएगा, हमें बुलाइएगा, विपक्षी अपनी अलग राह पकड़ेंगे। इनको लड़ना इन्हीं को पड़ेगा। जी शुक्रिया ब्रजेश जी। मनीष सिंधवी मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष जी स्वागत आपका। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई और अभी भी कांग्रेस तय नहीं कर पा रही कि उसे करना क्या है। क्या ये फैसला और ये डिसीजन बीजेपी को बैकफायर भी कर सकता है? ब्रजेश जी, बैकफायर तब करेगा जब इसको मुद्दा बनाया जाएगा। कहीं पढ़ा था, आपने भी कहा ना आचार्य जी से कि शेरो शायरी के आधार पर अगर लड़ाइयाँ लड़ी जाती तो शायर प्रधानमंत्री होता। लेकिन ये बात भी उतनी फैक्ट है कि बड़े चुभने वाली बातें भी इसी से निकल कर आती हैं।
कहीं पढ़ा मैंने कि उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो पहले आप नज़र आए जिंदा, और कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मेरा मिलता। कहने का तात्पर्य ये था कि भाई अगर ताकत के जरिए कोई देश का राजा बनता है तो पहलवान इस देश के राजा होते। नहीं, बिल्कुल यही सही चीज मैंने उनसे कही कि समझदारी और रणनीति दिखाओ, वो भड़क गए। ब्रिजेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप जिंदा नजर तो आए, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। और बड़ी अच्छी बात अभी ब्रिजेश जी कह रहे थे कि जो लोग आज आपके समर्थन में बोल रहे हैं उनके अपने राजनीतिक दल हैं, तो कल को फायदा उठाने की बारी आएगी तो वो अपने लिए खड़े होंगे, आपके लिए थोड़ी खड़े होंगे। करेक्ट। वो आज जो बातें कह रहे हैं वो पूरे देश को एक मैसेज दे रहे हैं। राजनीति में एक चीज है इंटरेस्ट। अभी अरविंद केजरीवाल का इंटरेस्ट कांग्रेस के इंटरेस्ट से मैच कर रहा है, क्योंकि वो भी मार खाए, ये भी मार खाए हैं। लेकिन फटाक से अरविंद केजरीवाल ने बैकअप दे दिया। हाँ, कल तक गरिया रहे थे, लेकिन वो कल तक गरिया रहे थे मौके का फायदा उठाना जान कांग्रेस को, दोनों को वो मौके का फायदा उठाना जान रहे हैं। ब्रिजेश जी, आज मैं दिन में कहीं बात कर रहा था तो मैंने कहा कि एक जमाना था जब विपक्ष गति को रोक देता था, पहिए को रोक देता था और सड़क पर उतर आता था। आपको लगता नहीं है ये सब बातें सिर्फ चर्चा का विषय बन के रह गई हैं? करेक्ट। अब तो दिखता ही नहीं कि कभी कोई ये प्रदेश या देश रुका हो। मनीष जी, हमारे साथ सुनील साजन भी इस वक्त डिबेट में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, स्वागत आपका। सदस्यता चली गई राहुल गांधी की और अभी कांग्रेस रणनीति नहीं बना पा रही है। हालांकि आप कल तक आपकी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन मैंने कल भी आपके स्टेटमेंट सुने, आज आपकी पार्टी के अध्यक्ष का ट्वीट भी देखा है। तो कांग्रेस में मान लूं कि कांग्रेस के साथ आप इस मुद्दे पर खुलकर खड़े हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी हर उस जगह खड़ी है जहां अन्याय होगा, अत्याचार होगा, बेईमानी होगी और साजिश होगी और देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की बात होगी। वो अलग की बात है कि जब यही काम उत्तर प्रदेश की बीजेपी समाजवादी पार्टी के साथ, माननीय आजम खान साहब के साथ किया, अब्दुल्ला आजम के साथ किया, तो कांग्रेस का एक नेता भी बयान नहीं दिया कि विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है। लेकिन हम लोग क्योंकि आंदोलन से निकले लोग हैं, समाजवादी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है। अभी मैं सुन रहा था, आप आचार्य जी से पूछ रहे थे कि आप आंदोलन कब करेंगे, और मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अरे थोड़ा उकसाने के बाद जाकर वो तैयार हुए कि हाँ सब लोग इस्तीफा दे दो, बहुत उनको पूछा। देखिए ब्रजेश जी, उसका एक कारण क्या है कि मैं दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है बहुत नेताओं का आप नाम नहीं बता पाएंगे या कोई नहीं बता पाएगा जो आंदोलन से निकल के आए हो। वही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस कब तक कहेगी कि हम अंग्रेजों से लड़े हैं, हमने अंग्रेजों को भगाया है? अरे वो और लोग थे, मैंने उनको याद दिलाया जी कि वो और लोग थे। तो देखिए, वो अलग मिट्टी के बने लोग थे सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस की ये बड़ी जिम्मेदारी है। जब सिसोदिया जी को जेल भेजा जाता है तो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रहे थे कि हाँ वो भ्रष्टाचारी, उनको जेल जाना चाहिए। ऐसे विपक्ष को आप जोड़ेंगे? जब समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है, फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, आजम खान को सजा कराई, वो पहले कांग्रेसी रहे हैं। हाँ, तो आप सोचिए ना कि कांग्रेस ढोल बजा रहे थे कांग्रेसी कांग्रेस और आज देखिए क्या राजनीति है कि आपको कांग्रेस के पीछे खड़े होना पड़ रहा है। सुनील जी, नहीं ये भी थोड़ा विचारणीय बात है। सर खड़े हैं सर, 2 दिन से लगातार आप स्टेटमेंट दे रहे हैं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। भैया खड़े ही तो। अजय बताइए ब्रजेश जी, हमारे साथ कुछ गलत होगा और आप हमारे आवाज बन जाएंगे तो आप हमारे पीछे नहीं खड़े होंगे, हम हमारे उस वक्त आप पर मुसीबत आती है तो कभी नहीं बोलते। न इरफान सोलंकी पे बोले, न अखिलेश यादव पर बोले, न शिवपाल यादव पे बोले, न आजम खां पे बोले, न उनके बेटे पर बोले। कांग्रेस तो नहीं बोली। इसी बात को तो समाजवादी पार्टी लगातार कहती है कि कांग्रेस अपना चरित्र बदले। तो सर कांग्रेस आपकी बॉस है क्या? जी, कांग्रेस आपकी बॉस है क्या? विपक्ष कांग्रेस कैसे बॉस हो सकती है? तो विपक्ष की बॉस है, तभी तो उन पर प्रॉब्लम आई, आप खड़े हो गए। अखिलेश यादव जी हैं, लेकिन अगर उनके खिलाफ अन्याय होगा, सिसोदिया जी को जेल भेजा गया, समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई, तेजस्वी यादव जी के खिलाफ कार्रवाई होगी, ममता जी के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, एक और सवाल है, उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ कार्रवाई हुई। अगर कांग्रेस के नेता जैसा डिमांड आई, अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जिस संसद में राहुल गांधी की एंट्री नहीं, सभी कांग्रेसी सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए।
अगर ऐसा होता है तो आपकी पार्टी का मूव क्या होगा? आप लोग इस्तीफा दोगे? देखिए हम क्यों इस्तीफा देंगे? हम तो सड़क से सदन तक लड़ेंगे। और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से मैं कहना चाहूंगा, आपको भी याद होगा, उनको भी याद होगा, सीनियर नेता हैं, 2002 में माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे और अपना कार्यकाल उन्होंने 6 महीने बढ़ा लिया था। नेताजी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के 80 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। तो नैतिकता अगर है, वो अपने नेता को अगर नेता मानते हैं और उन्हें लगता है कि निचली अदालत में न्याय नहीं हुआ है, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और हमारे नेता तो समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि कांग्रेस के सभी सांसद इस्तीफा दे दें। नहीं, आपने बोला, अभी बोला आपने। हमारे नेता ने कहा कि सारे आंदोलन सदन के अंदर नहीं होते हैं, सदन के बाहर सड़क पर होते हैं। कांग्रेस को सड़क पर जरा बीरेन जी से बात कर लूं, फिर सुचि विश्वास जी से आज मुझे विस्तृत बात करनी है। भाई बीरेन जी, आज राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, कांग्रेस अभी तय नहीं कर रही कि उसे किस तरह की लड़ाई लड़नी है। अब तो सर से ऊपर क्या, अब तो मतलब पूरा डुबो ही दिया है, अब और क्या बचा है? बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस के सामने भी बहुत बड़ा संकट है और इस संकट को वो कैसे निपटेगी। अभी समस्या इस बात की है ब्रजेश जी की सड़क पे आंदोलन करोगे तो लाठी खाओगे, मुकदमा लिख जाएगा, जेल चले जाओगे, फिर सदस्यता चली जाएगी। अब भाषण भी दोगे तो संभल के देना पड़ेगा। नेताओं के सामने थोड़ा सा संकट बढ़ा है इधर, और चुनाव लड़ने से दीवार होने के बाद तो ये संकट और बहुत बड़ा हो जाता है। अब तो ट्वीट करेंगे तब उस पर भी FIR होती है और भाषण में तो फंसी गए। देखिए, अगर देखा जाए, हम लोगों ने तो इमरजेंसी के बारे में सुना, पैदा तो हुए नहीं थे, लेकिन वर्तमान पीढ़ी ने ये देखा कि कोर्ट के एक फैसले ने देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के नेता को किस तरह से सजा दे दी और पूरी पार्टी सड़क पर आ गई है। अब ये एक खतरे की घंटी भी है विपक्ष के लिए। उसमें देखिए, अभी सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब तो जेल में हैं, लेकिन अभी तेजस्वी है और ये कविता है और ममता है, केजरीवाल हैं, तमाम सारे लोग हैं। लोग कहते थे कि CBI ED से डरो, अभी तो कोर्ट से भी ऐसे ऐसे फैसले आ रहे हैं कि अब लोगों को और डरना पड़ेगा। नेताओं के लिए अब राजनीति आसान नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कांग्रेस को कुछ निर्णय तो लेना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी ने उनको बहुत बड़ा हीरो बना दिया है। वो कांग्रेस को एक तरह से मुख्य विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी बन गए हैं। अब कांग्रेस इस पर लड़ पाए सदन से बाहर, सड़क पर, या राहुल गांधी, ये आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में एक मुसीबत देख रहा हूँ कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, चुनाव लड़ने से डिबार हो गए, तो ये अमेठी और रायबरेली में कौन लड़ेगा चुनाव? पहले था कि चलो एक सीट पर राहुल वापस आ जाएंगे, अब यहाँ के लिए कैंडिडेट खोजना भी मुश्किल हो जाएगा, प्रत्याशी कहाँ से लाएं? तो ये एक बड़ी समस्या है। इस फैसले की विचित्रता यह है कि देश की एक छोटी अदालत ने देश के एक सबसे बड़े राजनीतिक घराने का, जिसने 3 प्रधानमंत्री दिए हों, उसके वारिस को, उसके शीर्ष नेता को आज सदन से बाहर कर दिया। ये जरूर है कि उसमें राहुल गांधी को विपक्ष का संपूर्ण साथ मिल रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो, केजरीवाल हो, ममता हो या चंद्रशेखर हो, तमाम सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एक कठिन दौर है सियासत के लिए, क्योंकि बीजेपी बहुमत में है और सरकार के साथ साथ कोर्ट भी बहुत एक्टिव है। तो ये जनता में कितना रिएक्शन होगा, ये उस पर असर देखना होगा। चुनाव में हार जीत पर ये कितना असर डालेगा ये फैसला। लेकिन लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ और फैसले हालांकि इधर आजम खां के मामले में और से कई मामलों में बड़ी तेजी से आए सदस्यता खत्म करने की। तो जो सरकार में रहता है वो तो सदस्यता में थोड़ा बहुत हेर फेर करते हैं। अरे भाई, दिनेश सिंह MLC थे पिछली सरकार में, उनकी सदस्यता नहीं गई, नसीमुद्दीन की चली गई, वो कांग्रेस में चले गए थे। तो भाई, जिस सत्ताधारी दल बीजेपी में रहोगे तो थोड़ा बहुत तो लाभ तो मिल ही जाएगा। और उस तरह का
सैनी साहब को भी मिला था लाभ। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी FIR है, तमाम और नेता बोलते हैं। राहुल गांधी को पप्पू भी बोलती थी बीजेपी। अभी वो कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला शिकायत भी थी जी, और जर्सी गाय और क्या क्या तमाम सारे राजनीति में ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो बड़ा दो अर्थी होते हैं, जिन पर बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन ये जरूर है कि आज राहुल गांधी फंस गए और उनकी सदस्यता चली गई और बीजेपी इसको ठीक से डिफेंड कर रही है और वो लड़ने की तैयारी में है। और वो याद दिलाती है कि देश की उस पीढ़ी ने तमाम समस्याएं झेली हैं जब इंदिरा गांधी का शासन था, और उसका खामियाजा भी इस देश में भोगना पड़ रहा है। इसमें उस पीढ़ी के नेताओं ने भोगा, उन्होंने अपने आगे के नेताओं को सतर्क किया जी। लेकिन लोकतंत्र में बिना विपक्ष के सत्ता पार्टी का कोई मजा नहीं है। तो ये थोड़ा से विपक्ष को तो जिंदा रखना पड़ेगा। अब सदन में राहुल गांधी, पहले संसद नहीं चल रही थी, फिर बोलने के लिए टाइम नहीं, बोले खड़े हुए माइक नहीं चला, फिर टाइम नहीं मिला, अब तो टाइमों मांगने की स्थिति नहीं रही। अब देखिए क्या होता है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हिसाब किताब देखा जाएगा तो राहुल को अगर निकाल देगी तो बीजेपी को फिर मजा क्या आएगा। बीजेपी कोसेगी किसको? ले दे के राहुल गांधी उनके पास सबसे बेहतर थे। फिलहाल जो सितमगर है उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि वो नज़रअंदाज भी करता है और नज़र में भी रखता है। वो इन दिनों मेरी कुछ यूं खबर रखता है और न जाने कैसी मोहब्बत है उस सितमगर की जी कि जान ले लेता है और जिंदा भी मगर रखता है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता शुचि विश्वास इस वक्त मौजूद हैं। शुचि जी, आपके सबसे बड़े नेता को सजा भी हो गई, उनकी सदस्यता भी चली गई, अब कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, ये प्रतिशोध, दमन और उत्पीड़न की राजनीति है और ये तानाशाही का चरम है। और पूरे देश में एकमात्र श्री राहुल गांधी ही जी थे, चाहे वो पेगासस का स्नूप गेट हो, चाहे राफेल की दलाली हो, चाहे आर्थिक असमानता हो, चाहे कोविड की सुनामी हो, चाहे पैंडेमिक का फेल्योर हो, जितने भी ऐसे विषय, इसलिए मैंने कहा चाहे चाइनीज इंकर्जन्स हो, चाहे गलवान पैंगोंग हो, चाहे ना कोई घुसा घुसी हो, चाहे प्रधानमंत्री की ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, पिछले 9 बरस से जो माहौल था और लोकतंत्र को कुचलने की, जो सरकार को कीले लगाने की लगातार कोशिश थी, तो मैं तो इसे 2024 के शंखनाद के तौर पर देखती हूँ। और मुझे लगता है कि ठीक है, कुछ पॉलिटिकल प्रिविलेजेस जो उन्हें एज अ पार्लियामेंटेरियन मिले थे, शायद वो बहुत तत्परता दिखाई सरकार ने। अभी वीरेंद्र जी ने बताया, आपके सेनापति ने को युद्ध लड़ने से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। ये चिंता का विषय नहीं कि आपकी सेना का मनोबल टूटेगा? 1922 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने महात्मा गांधी को सेडिशन चार्जेस लगा के 2 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट कर दिया था। तो क्या सत्य और अहिंसा की लड़ाई रुक गई थी? 1977 में जनता दल ने सदस्यता श्रीमती इंदिरा गांधी की रद्द कर दी थी, तो जनता ने तख्ता पलट कर दिया था। तो इतिहास दोहरा रहा है और ये सिर्फ मुझे लगता है कि वो लोग लड़े थे मैडम, वो लोग बहुत लड़े थे, अलग मिट्टी के लोग थे, उन्हें डर थोड़ी रहता था किसी बात का। आज तो मैं देख रहा हूँ आपके सबसे बड़े नेता पर इतना सब कुछ हो गया और हर तरफ सन्नाटा। मुझे नहीं लगता कि मैं आपके डिबेट में हास्य या व्यंग के लिए उपस्थित हूँ। और वो जो लोग तमाम देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा के साथ खड़े थे और जो 50 मिनट का भाषण लड़ाने के लिए अभी संसद में श्रीमान राहुल गांधी जी ने दिया और जिसके लिए 16 दलों ने उनके साथ खड़े होकर जेपीसी की मांग की, और जो ये भारतीय जनता पार्टी की कायरता और भय निकल कर आ रहा है जिसके तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती? तो क्या आपको लगता है कि बैकफायर कर रहा है बीजेपी को और विपक्ष के सभी नेताओं को इकट्ठा कर रहा है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केसीआर हो, जो आपसे दूरी बनाए थे अब सहानुभूति में आपके साथ आएंगे? देखिए, दूरी और पास का कोई अर्थ नहीं होता। सभी अपने अपने दलों के रिस्पेक्टिव नेता हैं, सभी अपने सार्वजनिक जीवन में अपने बात को रखने के अधिकारी हैं और सब में एक राजनीतिक शिष्टाचार होता है। और भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली और कार्यशैली, ईडी, आईटी, सीबीआई, इनकम टैक्स, हम सब उससे
भली भांति परिचित हैं। अंतिम और सवाल, आप अगर कांग्रेस कोई आंदोलन करेगी? आंदोलनरत है, हमने पूरे देश में एकजुटता का संदेश दिया और हम सत्य अहिंसा और अपने विषय और वचन पर कायम हैं। और 60 घंटा पिछली बार भी, अभी पिछले साल ही ईडी ने ग्रिल किया श्रीमती राहुल गांधी जी को नेशनल हेराल्ड मसले पे, बीमार थी श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्हें दिन भर बिठा। तो इन सब छोटी मोटी बातों से कांग्रेस के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चाल चलित चेहरे पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आलोक अवस्थी जी, ये कदम छोटा मोटा है और कांग्रेस को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आने वाले दिनों में आपके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन। अब अपनी तैयारी करो। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस की प्रवक्ता एक नर्सरी राइम्स की तरीके से कुछ बातों को लेकर के पढ़ती चली जाती है बिना तथ्यों के। राफेल पर उन्होंने एक बहुत फिर से झूठ बोलने का प्रयास किया, जबकि राफेल पर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सारी प्रक्रिया सही हुई है और उस पर राहुल गांधी जी को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। ये कांग्रेस प्रवक्ता भूल जाती है। उन्होंने कहा कि जनता पार्टी ने उनको जो है उनकी सदस्यता रद्द करती थी। आप फैक्चुअल गलत है। हाईकोर्ट ने उनको भ्रष्ट आचरण की वजह से उनको जो है उनकी सदस्यता रद्द की थी, जिसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। तो ये बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं। और आज राहुल गांधी जी कोई सत्याग्रह करके और कोई देश की आज़ादी की लड़ाई लड़के जेल नहीं गए हैं। देश में झूठ फैलाने के लिए, देश में एक समुदाय को गाली देने के लिए, नीचा दिखाने के लिए और उनको चोर बोलने के लिए, जो हमारा बैकवर्ड समाज से जो आते हैं, तेली समाज आता है, उसको उन्होंने जो पूरे समाज को जो गाली दी है, आज कोर्ट ने उनको सजा उस पर दी है, वो भी भारत के कानून के तहत दी है। कोई भारतीय जनता पार्टी ने सजा नहीं दी है। कोई जो भारत की जुडिशरी है वो कोई भारतीय जनता पार्टी के तो आपके मुताबिक राहुल गांधी ने जो कहा है और वो पिछड़े समाज का बहुत बड़ा अपमान किया है। बिल्कुल किया है। आप किसी जाति विशेष को इंगित करके और सारे लोगों को चोर बोलेंगे, जैसे आपने एक बार शुरुआत की थी कि चौकीदार चोर है का उन्होंने एक अभियान चला दिया था, वो भी बिना तथ्यों के, जिस राफेल को लेकर के वो चोर बोल रहे थे। पिछड़ों को अपमानित किया गया इस बयान से। तो पिछड़ों की राजनीति के अग्रणी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो पिछड़ों की राजनीति बहुत करती है। सुनील साजन बताएंगे कि क्या इस बयान से पिछड़ों की बेइज्जती हुई, अपमान हुआ? और बीजेपी पिछड़ों के हक के लिए, सुनील जी, बहुत फिक्रमंद है। सुनील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, इतनी फिक्रमंद है ब्रजेश जी पिछड़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जी कि आरक्षण उनका छीनना चाहती है, उन्हें नौकरी नहीं देना चाहती है, उन्हें सम्मान नहीं देना चाहती है। यही तो है। क्या है फिक्रमंद है भाई। हम ये नहीं कह रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन जब बीजेपी ने मन बना लिया कि हमको इनको प्रत्याशी बनाना प्रधानमंत्री का भविष्य में, तब आप ओबीसी में आए, आपका स्वागत है। आप पिछड़ों की अपने को पिछड़ा कह रहे हैं, उसमें भी अच्छी बात है। लेकिन आप 9 साल हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ों के लिए क्या किया? तो अगर इतना ही पिछड़ों को बुरा लगता तो नीरव मोदी भाग के गया। अब ये हमको बता दें, वो अब आपका पिछड़ा कार्ड चलेगा नहीं, क्योंकि इधर मोदी जी हैं, पिछड़ों का सबसे बड़ा कार्ड। अब आपका कार्ड छोटा पड़ेगा। उनको बिल्कुल चोर कहेंगे, सीना ठोक के चोर कहेंगे। भाई या तो सरनेम वो हटा ले, कौन कह रहा है? और मुझे नहीं लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई इस तरीके की बात कह सकता है। लेकिन चोर को तो चोर कहेंगे। भाई कानपुर की घटना हुई, वो अपराधी था तो उसकी जाति का जिक्र हुआ ना। कोई अपराधी होता है तो उसकी जाति का जिक्र होता है कि नहीं होता है? कि तो आप चिल्लाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई अपमान समाज का हुआ है। हाँ, ये जरूर सवाल है, ये देश जानना चाहता है कि आखिर जो देश का पैसा लेकर के भागे हैं उनको क्यों बचाया जा रहा है, या जो देश का पैसा ट्रांसफर करके बड़े आदमी बन गए हैं उनके खिलाफ अगर कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करती है या खड़ा कर रही है या खड़ा करने की कोशिश करेगी, जैसा सुची जी बता रही थी, समाजवादी पार्टी ग्राउंड पर सपोर्ट करेगी? सुनील जी, अखिलेश जी, ब्रजेश जी, जी 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड आलोक जी। मैं एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ। हाँ, बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, जिस यूपीए सरकार में समाजवादी पार्टी के समर्थन से कांग्रेस सरकार चल रही थी, जिन भगोड़ों की बात हो रही है,
सारा पैसा तो इन्होंने बांटा था और वो देश में आराम से रह रहे थे, कोई उनसे पूछने वाला नहीं था। आज जब मोदी जी की सरकार जब आई और जब हिसाब किताब लेने लगी तो वो भगोड़े भागे। आखिर जो पैसा बंदर बांट करके इन्होंने जो दिया था, जिनकी पार्टियों में जिनकी जिसको आप पेज वाली पार्टी कहते हैं, उसमें राहुल गांधी हिस्सा लेते थे। इंपीरियल होटल दिल्ली की बात की घटना बताई जाती है, नीरव मोदी पार्टी दे रहे होते थे, राहुल गांधी उसमें समर्थन जाकर के शामिल होते हैं और वहां से फोन बैंकिंग के द्वारा इलाहाबाद बैंक को कहा जाता है कि इनको जो है लोन दे दिया जाए। तो इस तरह की बात, और उसमें समाजवादी पार्टी शामिल थी सरकार के। और लाइट मनी सिंघवी जी, आप मुझे बताइए कि आने वाले वक्त में कांग्रेस कोई नैरेटिव बिल्डअप कर पाएगी? आंदोलन जो चल रहा है, क्या वो विपक्ष के हिसाब से संतोषजनक है? मनीष जी। भाई साहब, आज की डेट में तो नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ बीजेपी बिल्ड कर रही है और गजब महारत हासिल की है। और मुझे लगता है तो हर लोग हर चीज़ के लिए पहले से तैयार रहते हैं, इसमें कहीं कोई बट नहीं है। कोर्ट का फैसला आया, कांग्रेस क्या लड़ेगी नहीं लड़ेगी, विपक्ष कैसे रोड पर आएगा, तो बात की बात है, लेकिन हम तैयारी कैसे करें, हम अपना डिफेंस कैसे लेंगे, इस पर पूरे देश में काम शुरू हो चुका है। और साफ और साफ आप देखिए पूरी चारों तरफ चलने लगा कि वो अभी एक चैनल पर अभी मैं देख रहा था बैठे बैठे ट्विटर पर चलने लगा कि इतने सारे ओबीसी की जातियां इन स्टेट्स में हैं और इनका अपमान हुआ। अभी एक नेशनल चैनल पर चल रहा है, ये शुरू हो गया। अच्छा, इतनी जाति की बेइज्जती हुई? हाँ, मतलब अभी मैं ट्विटर पर देख रहा था आपके यहाँ बैठे बैठे कि मतलब बाकी बाकायदा परसेंटेज बताकर ये दिखाया जाने लगा कि पूरे ओबीसी समाज का अपमान जो है हो रहा है। कैसे नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, ये लोग उस नैरेटिव से लड़ पा रहे हैं? नहीं, जिसको सुची जी कह रही कि हाथ से व्यंग्य नहीं है। एक बड़ी घटना इधर घटी है जो छुप सी गई। मेहुल चोकसी को इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस की लिस्ट से हटा दिया गया। अभी चर्चा शुरू ही हुई थी, उसके पहले ही खत्म हो गई, नए नैरेटिव सेट हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट का समय समाप्त हो चुका है। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद कि आप सबने अपनी अपनी ओपिनियन, अपनी अपनी चर्चा और अपनी अपनी पार्टी का और अपने अपने पक्ष प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।